नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 6 व्यवसायिक वित्त के जो पाठ है, पाठ 17 वित्तीय प्रबंध, इसके बारे में बात करनी शुरू की थी। इसका पहला भाग देखा था पिछले वीडियो में और जो बात की थी उसमें हमने जाना था कि वित्तीय प्रबंध में किस किस प्रकार के निर्णय इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमने ये भी जाना था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है या वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके अंदर कौन कौन से आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, एक अच्छे वित्तीय नियोजन में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। इसके बाद हमने वित्तीय नियोजन के महत्व के बारे में बात की थी और फिर अब हम बात कर रहे थे पूंजी की आवश्यकता के प्रकारों की। तो पूंजी की आवश्यकता के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता आपको अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में आपको पड़ती है। मतलब दो प्रकार की जो कैपिटल है वो आपको जरूरी होती है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्थायी पूंजी की आवश्यकता और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। ठीक है ना। जो स्थायी पूंजी होती है इसको आप इंग्लिश में फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं और जो कार्यशील पूंजी होती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो पिछले वीडियो में हमने स्थायी पूंजी की आवश्यकता के बारे में जान लिया था। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को जो बहुत से कारक जो डिपेंड किन के ऊपर ही डिपेंड करती है वो हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी के बारे में। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वो रकम आती है, वो पैसा आता है जो चालू संपत्ति जैसे देनदार जिनको आपको पैसा देना है, व्यापार में रहतिया बोलते हैं इन्वेंट्री को, इंग्लिश में इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो जो माल आपका जो तैयार माल है जैसे आपका, उसको आप अपनी इन्वेंट्री बोलते हैं, जो कि बिका नहीं है, आपके गोदाम में आपके स्टोर में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। या फिर हो सकता है जो अगर आपका कहीं शोरूम है, अगर फैक्ट्री रन शोरूम है, फैक्ट्री चला रही है उस शोरूम को, तो वहां पर अगर कुछ माल पड़ा है तो वो भी इन्वेंट्री में ही आएगा। ठीक है ना। तो व्यापार में रहतिया और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद धन, जो पैसा आपको आवश्यक होता है दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हो सकता है जैसे आप डेली लेबर रख रहे हो अपने कारखाने में, तो उसको आपको पैसा देने के लिए चाहिए। आपको ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं दिन में जो कि जिसके के लिए कि आपको नकद पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये सारे प्रकार का जो धन है वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। वो सारी रकम कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसमें अधिक जो दिन प्रतिदिन के व्यय होते हैं वो कौन कौन से होते सकते हैं? जैसे कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है आप डेली बेसिस पे लेबर रख रहे हो तो उनकी मजदूरी आपको देनी हो रोजाना, वेतन देना हो, लेनदारों को भुगतान करना हो। कुछ ऐसे लेनदार हो सकते हैं जिनको आप किसी दिन आपको पेमेंट करना हो, अलग अलग दिन पे अलग अलग लेनदारों को आप हो सकता है जिनसे आपने पैसा लिया है उनको वापस आप भुगतान करें, तो वो भी कार्यशील पूंजी में ही आएगा। इसको चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। अब चक्रीय पूंजी क्यों कहा जाता है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो जो कार्यशील पूंजी होती है उसको आप अगर हम दिखाएं तो इसको चक्रीय पूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मद में जो पैसा आप निवेश करते हैं उसकी अधिकांश रकम देनदारों से अथवा नकद बिक्री से प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। तो जैसे आपके पास कैश है, रोकड़ है आपके पास, ठीक है ना। फिर रोकड़ से आपको जो आप कच्चा माल खरीदेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, वो भी कार्यशील पूंजी में आएगा। लेनदार हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, ठीक है ना। देनदार हैं कार्य प्रगति पर, जो ऐसा काम जो कि ऐसा मटेरियल आपके कहीं फंसा हुआ है, काम जो जैसे आपने कहीं कुछ आप मान लीजिए कोई मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो पूरा बना नहीं है, कुछ जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो पूरा नहीं बन पाया है, तो जितना वो माल उसमें अभी लगा हुआ है मशीन के अंदर, जो काम प्रगति पे चल रहा है, वो भी किसमें आएगा? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मजदूरी और वेतन जो आपको देना पड़ता है मजदूरों को। तैयार माल जो आपके गोदाम में रखा हुआ है जिसको इन्वेंट्री हम बोल रहे हैं। विक्रय, ठीक है ना, जो आपने बेचा है किसी को, हो सकता है वहां से पैसा आपको मिलना भी बाकी हो, ठीक है, वो भी कार्यशील पूंजी में आएगा। और देनदार जिनको कि आपको पैसा जिन्होंने देना है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कार्यशील पूंजी के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे यहाँ पर
हम जो बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी की, तो कार्यशील पूंजी को फर्दर आप दो भागों में एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कार्यशील पूंजी का एक भाग तो ऐसा होता है जिसकी की आवश्यकता आपको स्थायी रूप से होती है, जो स्थायी प्रकृति का होता है। तो कार्यशील पूंजी का एक भाग स्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि व्यापार के आकार के अनुसार इसे कुछ निश्चित मात्रा में नकदी, देनदार और व्यापारिक रहतिया के रूप में फर्म द्वारा रखा जाता है। ठीक है ना, मतलब नकदी के रूप में रहेगा, देनदारों के रूप में रहेगा और व्यापारिक रहतिया यानी कि इन्वेंट्री के रूप में आपके पास रहेगा, उसको आपको फर्म को आपकी रखना पड़ेगा। तो कार्यशील पूंजी का ये भाग स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाता है। इसके लिए आपको जो पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, इसके लिए आप दीर्घकालीन स्रोतों के, जिसमें आप लंबी अवधि के लिए जो पैसा जुटाते हैं, उसके द्वारा वित्त की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। ये विशेष प्रकार की कार्यशील पूंजी हुई जिसके के लिए आप लंबी अवधि का ऋण या लंबी अवधि के लिए जो पैसा है वो जुटाएंगे। ठीक है ना। वैसे जनरली हम जब बात करते हैं तो जो वर्किंग कैपिटल होती है वो 1 साल से कम के खर्चों की बात करते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है उसका भी एक भाग ऐसा होता है जो कि स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है। तो और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, जो परिवर्तनीय होता है, मतलब जो कि चेंज होता रहता है, तो कार्यशील पूंजी के बचे हुए भाग की आवश्यकता समय समय पर व्यवसाय के परिमाण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। व्यवसाय के परिमाण से मतलब है कि व्यवसाय का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब व्यवसाय कितना फैला हुआ है, व्यवसाय कितना बड़ा है। तो उसमें क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस रोज एक ही बराबर हो सकता है किसी दिन ज्यादा हो किसी दिन कम हो, तो व्यवसाय के परिमाण के हिसाब से उसमें अगर चेंज होगा तो जो ये कार्यशील पूंजी का ये जो भाग है दूसरा जो कि परिवर्तित होता रहता है, वो व्यवसाय के परिमाण के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो कार्यशील पूंजी होती है इसको अस्थिर अथवा परिवर्तनशील, क्योंकि इसमें ये परिवर्तन होता है इसके अंदर, तो इसको अस्थिर या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का ये जो भाग होता है वो सामान्यतः अल्पकालीन स्रोतों जैसे कि बैंक अधिविकर्ष, जिसको कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं? अल्पकालीन स्रोतों के द्वारा, जहां से कि आप छोटी अवधि के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां से ही आप बिजनेस के लिए ये जो कार्यशील पूंजी है इस प्रकार की जो कि अस्थिर है, टेम्परेरी है या परिवर्तनशील है, ठीक है ना, उसकी जो कार्यशील पूंजी का इंतजाम करते हैं वो अल्पकालीन स्रोतों से आप करते हैं। अब है बात कार्यशील पूंजी की मात्रा को, जो कार्यशील पूंजी की मात्रा आपको अपने बिजनेस के लिए कितनी चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपको आपके बिजनेस के लिए, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो किस किस चीज को, कौन कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं कि कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्यवसाय की प्रकृति की, उसके पश्चात व्यवसाय का आकार, व्यवसाय कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी आवश्यकता होगी। फिर उत्पादन वक्र जो चक्र है उसकी समयावधि, उत्पादन चक्र से मतलब है कि आप कितने समय में उत्पादन को बनाकर तैयार कर देते, मतलब उत्पाद आपका कितने समय में तैयार हो जाता है, कितनी समय तक कच्चा माल आपके यहाँ मशीन में प्रोसेस में रहता है। ठीक है ना। उस पर भी डिपेंड करता है। इन्वेंट्री की आवर्त दर, तो इन्वेंट्री की आवर्त दर क्या होती है कि कितने समय में आपका जो तैयार माल है उसका जो आप उसको बेचकर पैसा प्राप्त कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री की आवर्त दर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके पश्चात आती है साख नीति, मतलब आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, आप कितने दिनों तक का उधार अपने जिनको आप माल सप्लाई करते हैं, जिनको आप माल दे रहे हैं, उनको कितने दिन का आप भुगतान के लिए समय देते हैं, उसको साख नीति बोलते हैं। और लास्ट में आता है मौसमी उतार चढ़ाव। तो इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है व्यवसाय की प्रकृति। तो जो व्यवसाय उत्पादक जो कंपनियां होती हैं, जैसे ये हम दिखा रहे हैं एक किताब बनाने की कंपनी है, तो जो उत्पादक कंपनियां होती हैं उनको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत बड़ी मात्रा में माल के स्टॉक की आवश्यकता होती है, भले ही वो माल कच्चे माल के रूप में हो या फिर तैयार माल के रूप में हो। तो कच्चा माल की आवश्यकता भी इनको ज्यादा होती है और इनके पास तैयार माल भी बहुतायत में होता है। तो कच्चा माल और तैयार माल क्या है? एक प्रकार से कार्यशील पूंजी के ही प्रकार है। ठीक है। इसके पश्चात आती है
जो छोटी हैं, छोटे लेवल के उद्योग हैं, जो जैसे कि जहाँ सिर्फ क्रय विक्रय किया जाता है, तो उनमें जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है वो कम होती है। या फिर जैसे बहुत सारी सार्वजनिक हित की इकाइयां हैं, जैसे बिजली, टेलीफोन, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी की सारी, इनमें जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है वो कम होती है और ये थोड़ी सी ही कार्यशील पूंजी से अपना काम चला सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अधिकांश जो लेन देन होते हैं वो कैश में होते हैं, नकद होते हैं, और व्यवसाय चलाने के लिए इन्वेंट्री की आवश्यकता इनको नहीं होती है, इनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। इसके बाद आती है व्यवसाय के आकार की बात। तो जितना बड़ा आकार होगा, जितनी बड़ी साइज का व्यवसाय होगा, उतना ही उसको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होगी, कार्यशील पूंजी की मात्रा उसको ज्यादा पड़ेगी। जैसे हमने पिछली बार भी उदाहरण दिया था स्थायी पूंजी के लिए, तो कार्यशील पूंजी के लिए भी वही उदाहरण है। ये एक छोटी ऑयल मिल है जहां पर कि छोटी मात्रा में तेल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, इनको कच्चा माल भी कम रखना पड़ेगा और तैयार माल भी इनके पास कम ही होगा, तो इनको कुल मिला के कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम ही होगी। यहाँ मजदूर भी कम होंगे, बिजली का खर्चा भी कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ वर्किंग कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। और जो बड़े उद्योग हैं, ठीक है ना, बड़ी उत्पादक कंपनियां हैं, तो वहां पर क्या होगा, कार्यशील पूंजी की मात्रा ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा व्यवसाय का आकार होता है, उतनी ही बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का आकार बड़े होने के साथ फर्म के व्यवसायिक वस्तु सूची, मतलब जो इन्वेंट्री है उसकी, वो भी बढ़ जाती है और साथ ही उसके देनदार भी ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? बहुत सारे लोगों पर वो डिपेंड करता है उसका बिजनेस, बड़ी कंपनियों का। तो उत्पादन चक्र की समयावधि एक ये भी कारण है जो कि काफी बड़ी भूमिका निभाता है कार्यशील पूंजी के निर्धारण में। इसमें क्या है, तो जो उत्पादन चक्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्पादन चक्र की समयावधि से तात्पर्य वो समय है जो कच्चे माल से निर्मित माल बनाने में लगता है। तो जो कच्चा माल आपके यहाँ फैक्ट्री में आया, आप उसको प्रोसेस करते हो और उसको तैयार माल में परिवर्तित कर देते हो। तो कच्चे माल से तैयार माल के परिवर्तन में जितना टाइम लगता है, जो समय अवधि लगती है, उसको उत्पादन चक्र कहा जाता है। तो उत्पादन चक्र आप समझ गए होंगे, कच्चे माल से निर्मित माल बनने की अवधि जितनी लंबी होगी, जितना ज्यादा टाइम आपके यहाँ प्रोसेस में लगता है, कच्चे माल से तैयार माल बनने में लगता है, उतनी ही अधिक मात्रा में आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके विपरीत, इसके उल्टे, अगर आपको कम समय में लगने वाले उत्पाद में कम कार्यशील पूंजी वांछित होती है। क्यों? क्योंकि आपका माल बहुत कम फंसा हुआ रहता है। ठीक है ना, जो आपको इन्वेंट्री हो, कच्चा माल हो, जितना अधिक रखना पड़ेगा अपने पास, उतना ही ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आपको होती है। और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें एक फैक्टर है, वो भी उत्पादन चक्र को प्रभावित करती है। तो अगर आपकी जो कंपनी है, जो फर्म है, वो उत्पादन की नई तकनीकों को अपना रही है, तो उसका उत्पादन वक्र छोटा होता है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, उससे प्रोडक्शन में काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें जो उत्पादन है वो जल्दी होता है चीजों का, ठीक है ना, और ज्यादा गुणवत्ता से होता है। तो इसलिए जो उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन की जो प्रोसेस है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जा रही है, उस पर भी उत्पादन चक्र की समयावधि डिपेंड करती है और इनडायरेक्टली जो कार्यशील पूंजी है वो भी डिपेंड करती है। अगली बात आती है इन्वेंट्री आवर्त दर। तो मैंने बताया था जैसे आपको, तैयार माल को बेचकर पैसा प्राप्त होने की जो रेट है, मतलब कितने दिन में आपको पैसा, जो तैयार माल है आपने मार्केट में भेजा और कितने दिन में आपको पैसा वापस मिल जा रहा है, वही इन्वेंट्री आवर्त दर कहलाती है। तो इन्वेंट्री आवर्त दर की तात्पर्य उस गति से अथवा समयावधि से है जिसके अंदर तैयार माल की बिक्री हो जाती है और पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इन्वेंट्री की बिक्री की जो अवधि है, विक्रय अवधि की दर और आवश्यक कार्यशील पूंजी की मात्रा के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? फर्म जिनकी इन्वेंट्री की विक्रय अवधि की दर तीव्र होती है, जो बहुत जल्दी से पैसा प्राप्त कर लेती है माल को बेचकर, उसे कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। उन फर्मों की तुलना में कम की आवश्यकता होती है जिनकी की इन्वेंट्री की विक्रय अवधि की दर धीमी है या जिनको अपना माल बेचने में टाइम लगता है। ठीक है ना। तो माल बेचने में अगर आपको टाइम लगेगा तो क्योंकि आपके पास पैसा होगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको और पैसा डालना पड़ेगा अपने बिजनेस में, तो कुल मिला के आपको कार्यशील पूंजी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना।
अगली बात आती है साख नीति की या क्रेडिट पॉलिसी की। तो जो फर्में अपने ग्राहकों के साथ उदार साख नीति अपनाती हैं, उदार साख नीति का मतलब क्या है कि ठीक है भाई साहब आप दे दीजिएगा, 2 महीने बाद दे दीजिएगा पैसे। आपने माल दिया, आपने माल बेचा किसी छोटे दुकानदार को और उसको बोला कि आप 2 महीने में दे दीजिएगा या 3 महीने में दे दीजिएगा, तो आपकी जो साख नीति है वो कैसी है, उदार है। अगर आप कहें कि नहीं भाई साहब 10 दिन में या 15 दिन में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, जो माल आप ले जा रहे हैं उसके 10 या 15 दिन में हमको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है ना, तो आपकी जो साख नीति है, क्रेडिट पॉलिसी है, वो सख्त होगी। तो जो फर्में अपने ग्राहकों के साथ उदार यानी कि फ्लेक्सिबल यानी कि लिबरल जो क्रेडिट पॉलिसी अपनाती हैं, उसे अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको ज्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनको उधार देना पड़ता है ज्यादा दिनों के लिए जो साख है वो दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, अपेक्षाकृत उस फर्म के जो साख प्रदान करने की शर्त सख्त या उधारी की वसूली में सख्त होती है। तो जरूरत है, अगर आपकी कंपनी ऐसे बिजनेस में है जहां पर कि आपको अपना जो कार्यशील पूंजी है कम से कम करनी है, तो आपको अपनी साख नीति थोड़ी सख्त बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जब ग्राहक अधिक समय के लिए उधार पर माल क्रय करता है, खरीदता है, तो एक बड़ी मात्रा में फर्म का वित्तीय कोष जो पैसा है वो देनदारों के पास फंस जाता है, ऐसे लोगों के पास फंस जाता है जिनको कि पैसा आपका देना है, देनदारों के पास पैसा फंसा रहता है। तो इसलिए जो साख नीति है उस पर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा डिपेंड करती है। अगली बात आती है मौसमी उतार चढ़ाव की। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मौसम पे डिपेंड करते हैं, जैसे एक छाता बनाने वाले का बिजनेस, तो छाता की जो बिक्री है आप देखते हो कि मानसून के समय में वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी कई सारे बिजनेस हो सकते हैं, जैसे ऊनी कपड़ों का बिजनेस। तो ऊनी कपड़ों का बिजनेस कब होता है? जाड़ों में होता है, ठीक है। तो ऐसे जो बिजनेस हैं जहां पर मौसमी उतार चढ़ाव आता है, ठीक है ना, तो वे फर्में जैसे जो सीलिंग फैन या पंखे के बिजनेस में लगी हैं जो गर्मी में होगा, ऊनी कपड़े ऐसी चीजें उत्पादित करने के कार्य में लगी होती हैं, उनकी मांग वर्ष की विशेष अवधि में होती है, ठीक है ना। उन्हें मौसम तथा गैर मौसम दोनों समयावधियों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके स्टॉक में एक अच्छी मात्रा में बिना बिका हुआ माल भी होता है जिसे वो अगले मौसम में बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा माल एक ही मौसम में बिक जाए, तो वो उनके स्टोरेज में, उनके स्टोर में बहुत सारा माल बिना बिका हुआ भी पड़ा रहता है, तो इसलिए उनको जो कार्यशील पूंजी है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका कि नाम है पूंजी संरचना। इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी ये सब्जेक्ट है। तो एक फर्म, एक कंपनी जो है उसकी वित्तीय आवश्यकता, मतलब जो उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो कहाँ से पूरी कर सकता है? वो या तो खुद अपनी जो पैसा है, स्वामी का पैसा है, जो मालिक है, ओनर है, उसकी जो इक्विटी है, उसका जो पूंजी है, उसकी जो कैपिटल है, उसे लगा सकता है, या फिर वो डेट लेके यानी कि ऋणगत पूंजी से भी पूर्ण कर सकता है। तो फर्म की आवश्यकता को पूर्ण करने के उसके पास दो तरीके हैं, एक तो है स्वामीगत पूंजी और दूसरा है ऋणगत पूंजी, ठीक है ना। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी चैप्टर्स में, किस प्रकार से आप इक्विटी का इंतजाम कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स आप जारी कर सकते हो, वो स्वामीगत पूंजी कहलाएगी, और आप अगर डिबेंचर्स जारी कर रहे हो या बैंकों से लोन ले रहे हो तो वो ऋणगत पूंजी कहलाएगी। तो आपके पास मोटा मोटा दो तरीके होते हैं पैसे को इकट्ठा करने के, अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के। स्वामीगत पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई जाती है, ठीक है ना। जो व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई जा रही है वो स्वामीगत पूंजी है, और ऋणगत पूंजी क्या होती है? वो पूंजी है जो दीर्घकालीन ऋण, लंबी अवधि के लिए ऋण या ऋण पत्रों जो डिबेंचर्स होते हैं उनके द्वारा प्राप्त की जाती है, और जिसके द्वारा अभिदाता जो दे रहा है, पैसा लगा रहा है, वो एक निश्चित दर से ब्याज पाने का अधिकारी होता है। तो कंपनी का यह दायित्व होता है कि जिसने उसको लोन दिया है, ऋण दिया है, ऋण पत्र खरीदा है, उसको वो एक निश्चित जो मात्रा में निश्चित दर से ब्याज देने का उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और जो देता है लोन उसको ब्याज पाने का अधिकारी हो जाता है, ठीक है ना। तो व्यवसायिक प्रक्रिया में धन की व्यवस्था ऋणगत पूंजी से करना श्रेयस्कर होता है। ये माना जाता है कि अगर आप पैसा ऋण के माध्यम से या लोन के माध्यम से जुटाते हैं तो वो फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि यदि नियोजित व्यापारिक निवेश से प्राप्त आय की मात्रा
दी जाने वाली ब्याज की दर की मात्रा से अधिक होती है तो व्यापार के स्वामी को अधिक आय प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने एक एजम्पशन किया है, ठीक है ना, एक कुछ माना है। क्या माना है? यहाँ पे हमने एक एक चीज को मान लिया है, वो ये मान लिया है कि जो नियोजित व्यापारिक निवेश है, जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, उस पर उससे प्राप्त आय की मात्रा, जो आपको पैसा, फिर उसके जब आपने पैसा लगाया अपने किसी बिजनेस में, तो उससे जो पैसा आपको मिल रहा है वो जो आप लोन दे रहे हैं, लोन का जो पैसा ब्याज है उससे अधिक है, ठीक है ना। तो केवल उसी कंडीशन में ये श्रेयस कर है, फायदेमंद है, जबकि आपको अपने जो बिजनेस है उससे सफिशिएंट अमाउंट में आपको रिटर्न मिल रहा है। कहने के तौर पर, अगर आप बैंक से 10% की ब्याज पर लोन ले रहे हैं और आपको आपके बिजनेस से 20% की आय प्राप्त हो रही है, तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेयस्कर है कि आप लोन यानी कि ऋणगत पूंजी से जो धन है उसकी व्यवस्था करें। ये एडवाइजेबल है, ये आपको सलाह देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करने पर आपके जो व्यापार का स्वामी है उसको पैसे की इनकम ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है वो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसमें 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 सिनेरियो दिए गए हैं, उनकी तुलना की गई है। कैसे तुलना की गई है? आपकी किताब से मैंने एग्जाम्पल लिया है। पहले जो ऑप्शन है, पहला जो केस है वो ये है और दूसरा केस ये है। पहले केस में तो क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें कि आपको 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। दोनों केस में यही है, 50 लाख रुपए की आपको आवश्यकता है और 50 लाख रुपए लगाने पर आपको पता है कि आपको एक साल में 10 लाख रुपए की इनकम होने वाली है, ठीक है ना। ये आपका एजम्पशन है, ये हमने मान रखा है कि 50 लाख रुपए अगर हम लगाएंगे तो हर साल हमको 10 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। अब 50 लाख रुपए का जुगाड़ आपने 2 तरीकों से किया है। पहले ऑप्शन में तो आपने 20 लाख रुपए खुद का लगाया है और 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, ठीक है ना। ये तो है पहला जो विकल्प है। दूसरा विकल्प आपके सामने है कि आप 50 लाख रुपया पूरा का पूरा खुद लगा दें और बाहर से कोई भी पैसा ना लें, लोन से आपने कुछ नहीं लिया है। तो दोनों कंडीशन में आपको पता है इनकम एक ही होनी है, 10 लाख की प्राप्ति आपको होगी, ब्याज और कर अदा करने से पूर्व आपको आय जो होगी वो 10 लाख की होगी। ब्याज आप कितना देंगे? अब ये मान लिया है हमने कि 10% की ब्याज से हम लोग 10% की दर से हम लोग ब्याज अदा करेंगे। तो बैंक को अगर 10% की ब्याज दर से हमको ब्याज देना है, तो यहाँ पर हमने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, तो हम 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख रुपए ब्याज का देंगे। केवल इस केस में देंगे। क्यों पहले केस में देंगे? क्योंकि केवल इसी केस में आपके सामने क्या है, आपने लोन ले रखा है। तो लोन ले रखा है इसलिए यहाँ पर हमने ब्याज 3 लाख रुपए इस इनकम में से घटा दिया। तो आपकी इनकम बची कितनी? 7 लाख रुपए। और यहाँ पे आपकी इनकम है कितनी? 10 लाख रुपए, ठीक है ना। यहाँ 10 लाख पूरी की पूरी क्यों? क्योंकि आपने ब्याज क्या दिया है? शून्य दिया है। क्यों शून्य दिया है? क्योंकि आपने कोई पैसा ब्याज उधार में ऋण में लिया ही नहीं है, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से जब आपने फिर जो आपका लाभ आया, लाभ के ऊपर आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप कितना देते हैं? 40% का इनकम टैक्स इन्होंने माना है, ठीक है ना। आप एक्चुअल में भी करीबन 33% के करीब, 33-34% के करीब आपको आयकर देना पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। तो जब इसका टैक्स हमने निकाला 40% के हिसाब से, तो यहाँ हमारी 7 लाख रुपए की इनकम थी, उस पर जो 40% टैक्स लगा वो लगा 2,80,000 रुपए। तो आपकी जो टोटल इनकम आ गई वो आ गई 4,20,000 रुपए। कर भुगतान के बाद जो आपका लाभ आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आया 4,20,000 रुपए। और यहाँ आपने क्योंकि 40% आपको देना है, तो 10 लाख का 40% कितना हुआ? 4 लाख। तो आपको यहाँ पर हुआ इनकम कितनी? 6 लाख रुपए। तो आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ पर तो आपको ज्यादा फायदा हुआ, कम फायदा हुआ, 4,20,000 रुपए मिले। लेकिन ये 4,20,000 रुपए जो आपको मिले हैं, आपने पैसा कितना लगाया था? अपना पैसा केवल आपने 20 लाख रुपए लगाया था। इस 20 लाख रुपए पे आपको 4,20,000 मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो आपको 21% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। 4,20,000 रुपए प्राप्त हुआ है 20 लाख रुपए के अगेंस्ट। आपका पैसा कितना लगा है? केवल 20 ही लाख तो लगा है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको केवल 6 लाख प्राप्त हो रहा है। आपने लगाया कितना था? 50 लाख रुपए लगाया था, ठीक है ना। तो अगर इससे आप निकालेंगे कितना आपको फायदा हुआ, कितना पैसा मिला आपको, रिटर्न कितना मिला, तो वो मिला केवल 12%। यहाँ 21% मिल रहा है, यहाँ 12% मिल रहा है। इसीलिए पीछे हमने वो स्टेटमेंट बोला था कि जो
ऋण के माध्यम से जो पैसा जुटाना वो ज्यादा श्रेयस्कर है। ठीक है ना, हमने यहाँ बात की थी ना कि ऋणगत पूंजी से धन की व्यवस्था करना श्रेयस्कर होता है। वो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा कि जब हमने ब्याज पर पैसा लिया, 30 लाख रुपए हमने जब ब्याज पर लिया है तो हमको रिटर्न जो प्राप्त हुआ है वो 21% हुआ है। आप यहाँ पर जो लाभ है उसकी राशि को देखकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, समझने की कोशिश ये करना कि ये 4,20,000 रुपए आपको मिल रहा है केवल 20 लाख रुपए लगाकर, और यहाँ आपको 6 लाख रुपए मिल रहा है 50 लाख रुपए लगाकर। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मोटा मोटा अगर देखोगे तो समझ पाओगे कि आपको किस ऑप्शन पर ज्यादा पैसा आपको अपने लगाए हुए पैसे के बिहाफ में मिल रहा है, उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यदि पूंजी का एक हिस्सा ऋण लेकर यानी कि लोन लेकर पूरा किया जाए तो व्यवसाय के स्वामी को प्राप्त होने वाला लाभ अपेक्षाकृत अधिक होगा, जिसकी की बात अभी हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझी है। इसे समता पर व्यापार, ठीक है ना, अथवा उत्तोलक प्रभाव यानी कि लीवरेज इफेक्ट बोलते हैं। ये जो पीछे हुआ ना कि एक में 21% मिला, एक को 12% मिला, तो जब आपने लोन लिया तो लीवरेज बढ़ाई, आपने क्या बढ़ाया, उत्तोलक प्रभाव बढ़ाया, लीवरेज इफेक्ट की लाए। लीवरेज किस माध्यम से मिली आपको, जब आपने लोन लिया। ठीक है ना, तो ये आप समझिएगा इस बात को। अब लेकिन वो जो चीज है वो कई बार नुकसानदेह भी हो जाती है। नुकसानदेह वो तब हो सकती है जबकि आपको सही मात्रा में रिटर्न ना मिले। मैंने वहां तो हमने माना था कि 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, अब मैं मान रहा हूं कि मैंने 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और मेरे को फायदा केवल कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का हुआ। ठीक है ना, तो अब क्या हालत होगी, 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, मेरे को ब्याज कितने रुपए का देना है, ब्याज देना है मुझे 10% की दर से। मैंने लोन लिया था 30 लाख रुपए, तो मुझे 3 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। मेरा फायदा है केवल 3 लाख, मैंने ब्याज कितना चुका दिया, 2 लाख के फायदे पे 3 लाख रुपए मैंने ब्याज के दे दिए उस साल में। तो मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुआ है। मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 1 लाख रुपए का। मतलब बिजनेस से मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने 1 लाख रुपया उल्टा अपनी जेब से जो ब्याज है वो भरा। तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, तो कोई यहाँ पर टैक्स नहीं बनेगा। तो मुझे कर भुगतान के बाद लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, -1 लाख, मतलब मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान है। और मैं अगर देखूं तो मैंने जो पैसा लगाया था 20 लाख रुपए, उसके अगेंस्ट मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ है। तो लगभग मुझे 3.33% का अपनी अमाउंट पर नुकसान हुआ है इस साल में। ठीक है ना, और तो यहाँ पर आपको लोन लेना क्या हुआ, नुकसान का सौदा साबित हो गया। ठीक है ना, तो आप नाराज हो जाओगे, मायूस हो जाओगे। अगर आपने इस केस में, जबकि आपकी इनकम कम है, अगर आपने पूरा पैसा खुद का लगाया है, 50 लाख रुपए खुद का लगाया है, तो आपको उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं, यही सेम एग्जाम्पल है, तो आपको पूरे का पूरा लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्याज देना है 0, क्योंकि आपने लोन में तो कुछ पैसा लिया नहीं है। तो आप टैक्स में दोगे 80,000 रुपए, और आपको जो फायदा होगा वो कितना, 1,20,000 का। 2 लाख में से 80,000 घटा देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो अगर 1,20,000 रुपए आप देखेंगे, 1,20,000 जो 50 लाख रुपए आपने लगाया था उसके अगेंस्ट में आपको 2.4% का फायदा हुआ है। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा फायदा है नहीं। तो इसलिए हमेशा ही वो बात सत्य नहीं है कि अगर आप लोन लोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर लोन आप ले रहे हो और आपकी जो इनकम है वो लोन की जो ब्याज दर है उसके सापेक्ष ठीक नहीं है, उसका रिटर्न ठीक नहीं है, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस कंडीशन में जबकि आपको लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं कम हो तो आपको लोन से बचना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ऋण जो है वो फेयर वेदर फ्रेंड है, मतलब अच्छे मौसम का साथी है। अगर आपका इनकम ठीक है, सही प्रकार से कमा पा रहे हैं, तो लोन आपको आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा। जितना ज्यादा लोन आपकी बुक्स में होगा उतना ज्यादा आपका फायदा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तब जबकि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, उसी केस में केवल। ठीक है ना, तो ऋण के रूप में वित्तीय कोष प्राप्त करने में जोखिम भी है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों, क्योंकि लाभ के घटने पर, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और ब्याज की रकम निश्चित होने के कारण, ब्याज आपको देना ही देना था 3 लाख रुपए, व्यवसाय के स्वामी का प्रतिफल भी घट जाएगा, नुकसान में आ जाएगा आदमी। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है, इससे ये पता चलता है
कि ऋण पर निर्भरता, आपकी जो डिपेंडेंसी है लोन के ऊपर, वो एक उचित सीमा तक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एब्सर्डली जितना चाहें उतना लोन उठा लें मार्केट से, ठीक है ना। आपको देखना चाहिए कि आपके व्यवसाय से आपको कितना प्रतिफल मिलने की संभावना है। तो अतः अधिकतर कंपनियां अपने पूंजी कोष की संरचना स्वामीगत कोष और ऋणगत कोष के विवेकपूर्ण मिश्रण के आधार पर करती है। मतलब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितना पोर्शन इक्विटी रखना है और कितना पोर्शन डेट रखना है, यही पूंजी संरचना होती है। मतलब जो आपको पूंजी यूज करनी है अपने व्यवसाय के लिए, उसमें कितनी मात्रा आप ऋण की रखेंगे और कितनी मात्रा स्वामीगत कोष की रखेंगे, उसी को ही पूंजी संरचना कहते हैं। तो एक कंपनी द्वारा अपनी पूंजी की आवश्यकता पूर्ति के लिए, अपनी पूंजी को जुटाने के लिए जो समता, इक्विटी और डेट, ऋण के मिश्रण का यथार्थ प्रयोग पूंजी संरचना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। पूंजी संरचना में जो आधारभूत निर्णय लिए जाते हैं वो कौन कौन से लिए जाते हैं, जो आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपको निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहला डिसीजन होता है कि जो आपको निर्गमित करना है, किस या पैसा आपको प्राप्त करना है, वित्त प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार आपको सोचने होते हैं कि आपको इक्विटी के थ्रू लेना है, डेट के थ्रू लेना है। इक्विटी के थ्रू अगर लेना है, मतलब अंश पूंजी के रूप में अगर लेना है, तो वो समता अंश पूंजी रखनी है कि प्रेफरेंशियल वाली, पूर्वाधिकार वाली अंश पूंजी रखनी है। अगर डिबेंचर रखने हैं तो किस प्रकार के रखने हैं, बहुत सारे प्रकार हमने ऋण पत्रों के पढ़े थे। तो किस प्रकार की प्रतिभूतियां आपको निर्गमित करनी है अपने पैसे की व्यवस्था करने के लिए, कौन से प्रकार की प्रतिभूतियां आप जारी करना चाहेंगे, तो ये डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको डेट और इक्विटी के बीच में अनुपात कितना रखना है, क्या रेशियो आपका रहेगा, कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा आपके बिजनेस में। ठीक है ना। तो ये बहुत आधारभूत निर्णय है, बेसिक निर्णय है, बेसिक डिसीजन है जो कि आपको लेने होते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर की डिपेंड करती है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जिन पर की पूंजी संरचना डिपेंड करती है। ठीक है, जिनके आधार पर पूंजी संरचना को निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, तब तक आप हमारी जो ये डिटेल है इसको नोट कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता तो नहीं आप लोगों को सब समझ में आ जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं जिनको कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। अधिकतर लोग समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग ब्रिलियंट है जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और आप लोगों से एक बार फिर वही अनुरोध है कि आपके दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। आप इतनी मदद हमारी जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।